हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान-3 लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है, पर अब ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चांद की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस सफल हुआ। अब यहाँ जो सवाल है जो हर किसी के मन में घूम रहा है वो ये है कि अब इसरो के हाथ से अगर चंद्रयान-3 भटक गया तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च करके अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भारत ने चांद के उस हिस्से पर उतरने की हिम्मत दिखाई है जहां उतरने की हिम्मत नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां आज तक नहीं कर पाई हैं। भारत ने पहले चंद्रयान-1 के द्वारा चांद पर पानी के सबूत दिखाकर दुनिया को सकते में डाल दिया था। नासा और इस वर्ग की स्पेस एजेंसियों ने एक बार तो इसे सच मानने से भी इनकार कर दिया था। फिर भारत ने जो सबूत दिए उसके बाद उनको उन सबूतों के सामने झुकना पड़ा और उनको चांद पर पानी होने की बात माननी ही पड़ी। और जैसे ही भारत ने चांद पर पानी की खोज की तो पूरी दुनिया एक बार फिर से चांद की ओर दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गई। दुनिया अभी चांद पर जाने की तैयारी कर रही थी कि भारत ने 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर भेज दिया। इस बार इसरो चंद्रयान को चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारने वाला है जहां पर चांद को कई बार विजिट करने वाली एजेंसी भी नहीं कर पाई थी। चांद के इस मिशन के पहले चरण में ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में सेट करना था और दूसरा लैंडर को चांद पर उतारना। जैसे ही भारत ने लैंडर को उतारने की कोशिश की, इसरो का लैंडर से संपर्क टूट गया और उसकी हार्ड लैंडिंग की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था और उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तब इसरो प्रमुख की रोते हुए तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, पर जो इतिहास लिखते हैं वो मातम नहीं मनाते बल्कि अगले जंग की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसा ही इसरो ने भी किया है। लेकिन जो लोग इसरो के इस मिशन को फेल मान रहे थे उनको बता दें कि इसरो का ये मिशन भी 95% सफल था। आज भी ऑर्बिटर काम कर रहा है और आज वो चंद्रयान-3 के साथ मिलकर उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक चांद के उन अनसुलझे रहस्य हैं। पर आज भी चंद्रयान-3 की राह आसान नहीं है। इस मिशन के रास्ते में क्या क्या मुश्किल हैं और कैसे ये निपटेगा, उन सभी मुसीबतों से जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये सवाल इसलिए भी सबके दिमाग में आता है दोस्तों कि कल रात 12 से 1 बजे के बीच इसरो के वैज्ञानिकों को एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड फैसला लेना था और ये फैसला था कि किस समय चंद्रयान-3 के इंजन को फायर किया जाए जिससे कि उसके अंदर वो इसके वेलोसिटी डेवलप हो जाए जो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़कर चंद्रमा की दिशा में आगे बढ़ सके। और इस दौरान सफलतापूर्वक उस ट्रांस लूनर इंजेक्शन मनूवर को परफॉर्म किया गया। सक्सेसफुली लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में उसका इंजेक्शन हो गया। सबसे पहले आपको लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी को समझना चाहिए, तभी आप इस पूरी वीडियो के रहस्य को समझ पाएंगे। लूनर ट्रांसफर यानी चांद पर जाना, वहाँ पर जाना, उसके लिए किसी ट्रेजेक्टरी की ज़रूरत है। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ज़रूरत है। ये वो रास्ता है जिस पर जाने से चंद्रयान-3 उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा जहां 5 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंच गया है। दोस्तों, चांद पृथ्वी के लगातार चक्कर लगा रहा है, यानी कि वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है। इसलिए अगर इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को लैंड करवाते हैं चांद पर तो उसे उस रास्ते को चुनना होगा जिस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर चंद्रमा पहुंचेगा, यानी उन्हें पहले ही चांद की लोकेशन देखनी पड़ी है ताकि उस समय चंद्रयान-3 को वहां पर उतारा जा सके। क्योंकि आज की लोकेशन और चंद्रमा जब वहां पहुंचेगा तो चांद की दोनों लोकेशन में फ़र्क होगा और यही कैलकुलेशन करने की सबसे बड़ी बात है। ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पृथ्वी से चांद पर जाना या चांद से वापस पृथ्वी पर आना तो हमें वही रूल फॉलो करना पड़ता है जिस तरह से हम किसी ट्रेन को पकड़ते समय प्रयोग करते हैं। अगर चंद्रमा से धरती पर उतरना है तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि धरती भी एक जगह नहीं टिकी हुई है। एक और तो धरती सूरज की परिक्रमा कर रही है और साथ ही वह अपनी धुरी पर भी घूम रही है जिसकी अपनी एक स्पीड भी है। इसरो के पास इतना बजट भी नहीं है कि एकदम से एक जगह पर उसे उतारा जा सके। इसके लिए अब क्या करना होगा, वेस्ट से ईस्ट की दिशा में थोड़ी तेज़ स्पीड से रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसके बाद वो गोल गोल चक्कर लगाता है और जब ये गोल चक्कर लगाने लगता है तब उसकी ऑर्बिट की परिधि को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है जिससे उसे गति मिलती है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसा कुछ चंद्रयान-3 के साथ
भी हुआ उसे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाल दिया गया। अब 5 अगस्त को अगर सब कुछ सही रहा और चंद्रयान-3 ठीक जगह पर पहुंचा तो उसे चंद्रमा वही मिलेगा। उसकी ग्रेविटी ने अगर उसे कैप्चर कर लिया तो यहाँ पर दूसरा फेज़ ख़त्म हो जाएगा और तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। चंद्रयान-3 फिर लूनर इंसर्जन को मनूवर करेगा, फिर इसकी गति और इसके एंगल को बदला जाएगा। इसके बाद चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे उसकी सतह पर नीचे उतर जाएगा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। अगर इसरो के हाथ से चंद्रयान-3 निकलकर भटक गया तो कहाँ पहुँचेगा? इस समय चंद्रयान-3 जहाँ है उसे एकदम कैलकुलेट वे में भेजा गया है। अगर यहाँ पहुँचकर कुछ ऊपर नीचे होता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस रॉकेट से चंद्रयान-3 को भेजा गया है उसकी एक क्षमता है एक पेलोड को ले जाने की। ये पेलोड 3.8 टन का था। 3.8 टन के वेट को 3,80,000 किलोमीटर दूर चांद पर भेजना बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी को स्पेस में कोई सामान ले जाना है तो स्पेस एजेंसी किलो के हिसाब से चार्ज करती है। यानी अगर आपको 1 लीटर पानी की बोतल को अंतरिक्ष में ले जाना होगा तो उसके $2,000 का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये प्राइस वैसे नासा का है, हालांकि इसरो का इससे बहुत कम है। इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जितना ज़्यादा पेलोड होगा उतना ज़्यादा पैसे का खर्च होगा। इसरो के पास इतना बजट भी नहीं था, इसलिए इसरो को लिमिटेड फ्यूल से ही अपना रॉकेट भेजना पड़ा, जहां बैलेंस बनाना होता है कि पेलोड ज़्यादा डालना है या फ्यूल ज़्यादा डालना है। अगर फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो अगर किसी ऑर्बिट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके इंजन को फायर करके उसे वापस डायरेक्शन में लाया जा सकता है और उसकी स्पीड को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और अगर फ्यूल कम होगा तो इसके चांसेस भी कम होंगे। चंद्रयान-3 में फ्यूल कम है और चंद्रयान-3 18 दिन से पृथ्वी के ही चक्कर काट रहा था। जिस ऑर्बिट में घूम रहा था वो सर्कुलर नहीं था, सिर्फ पहला ही ऑर्बिट सर्कुलर था। इसके बाद वो अंडाकार हो गया। एक पॉइंट धरती के पास था और एक धरती के सरफेस से बहुत दूर। लास्ट में जो ऑर्बिट था वो 1,27,000 किलोमीटर का था। ये बिल्कुल वैसा ही था। जब आप झूला झूलते हैं तो जिस दिशा में झूले को घुमाना होता है आप फोर्स भी उसी दिशा में लगाते हैं, लेकिन जब झूले को रोकना होता है तो आपको फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है या फिर उसे आपको ऐसे ही छोड़ देना होता है ताकि हवा के प्रतिरोध से वो रुक जाए। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर करना पड़ता है। जब हम इसको धरती के ऑर्बिट में लेकर जाते हैं तो हमें इसके अंदर बूस्टर के द्वारा इसके चक्कर को बढ़ाना पड़ता है, इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब यह चांद पर पहुँचेगा तो हमें इसके थ्रस्टर को ऑन करके इसकी स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब चंद्रयान-3 धरती के करीब आता है तब इसरो के वैज्ञानिक इसके थ्रस्ट को ऑन कर देते हैं और घेरा लगातार बड़ा हो जाता है। अब अगर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के दौरान इसकी दिशा बदल दी जाती है तो अब इसके फ्यूल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूल सीमित है। क्योंकि अभी 5 बार चंद्रयान को हर ऑर्बिट में चेंज करने के लिए फिर से बार बार उसको फायर किया जाएगा और जहां सबसे ज़्यादा फ्यूल लगेगा वो है लैंडिंग के दौरान। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फ्यूल लैंडिंग के लिए बचा कर रखना है। लूनर ऑर्बिट में उसे 4 बार घूमने के बाद चंद्रयान जब आखिरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तब अपोजी और पेरोजी 30 किलोमीटर की और अपोजी 100 किलोमीटर की हो जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये अपोजी और पेरोजी क्या है। पेरोजी वह है जब यह चांद से बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरेगा और जब ये चांद के दूसरी ओर जब ये चांद से सबसे दूर होगा वो 100 किलोमीटर होगी। यानी ये चांद का चक्कर भी सर्कुलर वे में नहीं लगाएगा, वहाँ पर भी अंडाकार वे में ही जाएगा। तो 100/30 के ऑर्बिट में जब चंद्रयान पहुंच जाएगा तो उसे उतारने का रिस्क लिया जाएगा और उसे फ्यूल बंद करके अपने आप को नीचे गिराने की स्पीड को कम करना पड़ेगा। वो फ्यूल जो विपरीत दिशा में गिरावट के बल लगाकर इसे रोक रहा होगा वो इसकी स्पीड को कम करेगा। ये स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से मिनट हो जाएगी। इस बार चंद्रयान-3 में फ्यूल के लिए ज़्यादा जगह दी गई है। इसमें करेक्शन करके चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारा जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।